everyone, and welcome to the Sania Farooqi Show. Today we have with us Nazni Rizvi. She's a journalist and works for an Indian newspaper called Khabar Lahariya. Nazni comes from a small town in Uttar Pradesh called Bundelkhand, and in 2007 she joined Khabar Lahariya at a time when she was financially in a very tight position, and that led to the story I'm going to be spending the next 30 or so minutes discussing with her. I'm going to be shifting to speaking and continuing the rest of the interview in Hindi, and for those of you who don't understand or speak Hindi, there will be subtitles. नाज़नी बहुत बहुत शुक्रिया सानिया फारूकी शो में आने के लिए. हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए. जी भी आपका भी बहुत मुझे आपने इनवाइट किया और अपने शो में शामिल किया. अच्छा लगा और मैं भी काफी मतलब इंतजार कर रही थी कि कब आप लोग से मिलूं. जी जी जी. तो नाज़नी, मैं आपका एक परिचय दूंगी हमारी बातचीत शुरू करने से पहले. नाज़नी अपनी परिचय में ये बताना चाहती हैं कि जब 2007 में वो एक ऐसे वक्त से गुजर रही थी जब घर पे उनके पास खाने को नहीं था और बच्चे भूख से तड़प रहे थे. अगर उस वक्त वो खबर लहरिया से नहीं जुड़ती तो शायद वो और उनके बच्चे आज नहीं रहते. नाज़नी ने अपनी शुरुआत संवाददाता बन के की और वहां से उन्होंने खबर लहरिया के लिए काफी बेहतरीन और चुनौतीपूर्ण कहानियां रिपोर्ट की हैं. जर्नलिस्ट बनने से पहले नाज़नी ने और भी कई तरह के काम किए हैं. उन्होंने कपड़े बेचे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेची है, चप्पल बेची है और पीतल के पॉलिश का काम भी किया है. नाज़नी, बहुत बहुत शुक्रिया सानिया फारूकी शो में आने के लिए. अब मैं आपसे हमारी बातचीत शुरू करूंगी. तो ये बताइए, 2007 में आपको खबर लहरिया से जुड़ने के लिए या उसके बारे में किसने बताया था? क्या आपको पत्रकारिता के बारे में कुछ आता था, जानकारी थी उस वक्त? आप कैसे जुड़ी? पत्रकारिता के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था. मैं हाँ, जब छोटे थे तो जब सुबह के टाइम पेपर आता था तो बहुत अच्छा लगता था और सबसे पहले चाहते थे कि हम हमारी और जो कजन बहन थी और मैं थी तो हम दोनों साथ में ही मतलब रहते थे. तो वो चाहती थी कि पेपर जल्दी मैं पढूं. सबसे पहले मैं चाहती थी मैं पढूं. तो हम हमारे यहाँ डाकखाना था घर पे, तो जब डाकखाने में पेपर आता था तो हम सबसे पहले चुरा लाते थे बड़ों को नजरों से बचा के, पहले बड़े भी ना पढ़े, पहले हम उसको पढ़ें. तो हम उसमें जो मतलब चुटकुले वगैरह होते थे, कुछ कहानियां होती थी, उन चीजों को पढ़ते थे, बाकी हेडिंग हेडिंग पढ़ते थे. तो ज्यादा बस ये एक छवि बनी हुई थी कि पत्रकार एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं और मतलब पत्रकार कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐसी एक छवि थी. मतलब पत्रकारिता के बारे में नहीं पता था कि पत्रकारिता करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, क्या है, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं पता थी. और जब 2007 में हमारी स्थिति बहुत खराब हुई, मेरे बच्चे 5 बच्चे थे छोटे-छोटे और उस टाइम मेरे घर पे मतलब मायके वाले ने भी साथ छोड़ दिया कि वो 5 बच्चे, एक मैं 6, वो कैसे रखेंगे. मेरे पापा पोस्टमैन हैं, बहुत बड़ी सर्विस नहीं है उनकी. तो पापा तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आस-पास वाले लोग कहते थे कि 5-5 बच्चों को लेके पड़ी है, नहीं जा रही ससुराल. और घर में मतलब मम्मी मम्मी से और बहन से भी मतलब वो लोग भी कुछ ना कुछ कहती रहती थी, मैं सुनती थी. फिर एक दिन कुछ ऐसी घर में ज्यादा दिक्कत आई तो मैं अ, दूसरी जगह गई रूम ढूंढा, जबकि उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था. मैं ये नहीं समझ पाई कि मैं रूम ले तो रही हूँ, किराया कहाँ से दूंगी, बच्चों को खिलाऊंगी कहाँ से, क्या करूंगी. लेकिन उस टाइम इतनी ज्यादा दिक्कत हुई तो मैं सीधे चली गई घर, रूम ढूंढा मैंने और मैं अपने बच्चों को लेके वहां पे शिफ्ट हो गई. और रूम भी बहुत बड़ा नहीं था, जितना लोगों का किचन होता है उस साइड पतला पतला उसी तरह का किचन की तरह था. हमने वो लिया. फिर वहां पे 2-3 दिन ऐसी रहती रही. कुछ 300 रुपए थे सिर्फ मेरे पास उस टाइम पे. उस 300 में मैं एक भगोना लेके आई, 1-2 कटोरी लाई और उसी एक भगोने में मैं चाय बना लूं, उसी में चावल बना लूं, क्योंकि राशन मुझे सरकारी मिल जाता था. तो चावल और गेहूं था मेरे पास, बाकी कुछ नहीं था. तो बस उस एक भगोने में ही मैं सब कुछ करती थी. फिर 2-3 दिन किसी तरह कटे. फिर ये हुआ कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब कैसे चलेगा आगे. जो मेरी मकान मालिक थी वो भी मेरा ख्याल रखती थी कि इतने छोटे बच्चे हैं, कैसे चलाएगी 5 बच्चों को लेके. फिर उन्हीं की यहाँ मकान मालिक की एक महिला आती थी उर्दू पढ़ाने उनके बच्चों को. तो उसने मुझे बताया कि तुम वहां पे जाओ, बांदा में ही थी उस टाइम पे मैं. तो बोली बांदा जाओ, बाबूलाल चौराहे में एक ऑफिस खुला है जो महिलाओं को काम देता है खाली. तो फिर मैं गई तो वनागना ऑफिस सबको मालूम था. खबर लहरिया वहां पे शुरू में ही आया था, 2006 में आया था और मैंने साथ में ज्वाइन किया तो लोग ज्यादा नहीं जान रहे थे. तो उन्होंने मुझे वनागना ऑफिस बताया. मैं वनागना गई. फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो अभी जगह नहीं है और फिर तुम्हारी शिक्षा भी बहुत कम है, तो हम इतने कम पढ़े लिखों को नहीं रखते हैं.
तो तुम एक अभी और ऑफिस खुला है बगल में खबर लहरिया, जहाँ पे पत्रकारिता होती है, वहां चली जाओ। फिर मेरे थोड़ा सा दिमाग में आया कि पत्रकार तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते होंगे, बहुत पावरफुल होते हैं, वो कैसे मुझे रखेंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके गई। फिर जब गई तो वहां पे कविता दीदी है हमारी संपादक इस टाइम पे है जो, तो वो मिली मुझे। वो धूप बहुत तेज थी, जून का महीना था, तो बहुत तेज धूप थी, और वो कविता दीदी और मीरा दीदी दोनों एक छतरी लिए चली जा रही थी। तो मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा आप यहाँ पे कोई ऑफिस खुला है जो महिलाओं को काम देगा? तो वो बोली कि हाँ खुला तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तो मैंने कहा मुझे काम करना है। तो वो फिर फील्ड जा रही थी, फील्ड नहीं गई, वापस आई ऑफिस, और मुझसे मुझसे बोली कि एक एप्लीकेशन लिखो, और यही ऑफिस है, हम ही लोग उसमें काम करते हैं और महिलाओं को ही सिर्फ रखते हैं। और पूरी बात पूछी उन्होंने, क्योंकि वहां पे भी कुछ समझ मतलब महिला जो हो किसी तरह से किसी हादसे से गुजर रही हो, या गरीब हो, या कम पढ़ी लिखी हो, या मुस्लिम और दलित हो, तो उन्हीं को जॉब देते थे। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, बात बताई उनको, तो वो बोली ठीक है। अभी तो हमारे यहाँ अभी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, अभी ज्वाइनिंग नहीं है, क्योंकि जब रिपोर्टर की ज्वाइनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के साथ देते हैं। तो अभी ऐसा है, पेपर हमारे यहाँ रखे हैं, अगर पेपर बेचना चाहो तो वो बेच सकती हो, एजेंट का काम करो जब से। तो मैंने कहा ठीक है, उस टाइम मुझे पैसे की जरूरत थी, वो पैसा आता किसी तरह भी आता, और बच्चों का पेट भरना था, तो मैंने कहा ठीक है मैं पेपर बेचूंगी। क्योंकि वहां पे मेन पॉइंट यही था, पेपर बेचना। जो भी हुँ, रिपोर्टर होगा पेपर बेचेगा, अगर वो पेपर से इनकार करता है तो फिर उसको रखते भी नहीं थे। तो हुँ, उन्होंने आजमाना भी कुछ चाहा कि ये पेपर बेच पाएगी या नहीं बेच पाएगी, अगर पेपर बेचती तो हम इसको रिपोर्टर में लेंगे। तो मैंने वहां से पेपर उठाए, उस टाइम 150 पेपर उठाए मैंने, और मैं 2 घंटे में उसको बेच के पैसा जमा करके जो मेरा बचा वो मैंने लिया, और मैं घर चली आई। और उस पेपर को भी बेच के मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं सब्जियां हमारे बच्चों ने कई दिन से नहीं खाई थी, तो फिर मैं जो मेरा बचा था तो वो उस पैसे सब्जी लेके आई, घर का सामान लेके आई। तो वो चीज मुझे अभी भी नहीं भूलती है, और मैं पेपर आज भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर से शुरुआत की थी। वहाँ से और उस शुरुआत की थी। तो घर धीमे पे धीमे आपके आपके हस्बैंड उस वक़्त कहाँ थे? उनको ये सब के इन सब चीज़ों के बारे में पता थी, वो सपोर्ट कर रहे थे और आपके घर वाले जो आपके पेरेंट्स थे, क्या वो आपके काम करने से राज़ी थे? हाँ, मेरे पापा खुश थे उस काम से। मेरे पापा ने मुझे कहा कि अपने पैरों पे खड़ी होगी, कोई बुराई नहीं है, मेहनत कर रही हो, और फिर अभी तो तुम पेपर बेच रही हो, और ये रिपोर्टर का काम है तो बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और उन्होंने कभी नहीं मना किया, लेकिन लोगों को, इधर-उधर वालों को, कि पेपर बेचती घूमती है, 2-2 रुपए का पेपर बेच रही है, हमारी नाक कटा रही है, बेइज्जती करा रही है, जबकि मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इधर-उधर वाले उनको बहकाते थे, हुँ, और तो पति ये नहीं थे। अच्छा। तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं 2007 से उनसे अलग रहती हूँ, और हुँ, उन्होंने ही मतलब उनकी ही वजह से फिर मुझे ये स्थिति झेलनी पड़ी। बच्चे छोटे थे, फिर मुझे आके मायके में शिफ्ट होना पड़ा। मायके में रही तो फिर 1-2 बच्चा होता है तो कोई भी एडजस्ट कर लेता है, माँ-बाप भी कितना एडजस्ट करेंगे, 5-5 बच्चे थे तो दिक्कत हुँ। होती थी। तो आपके घर में आपसे पहले कभी किसी ने जर्नलिज़्म रिपोर्टिंग का काम किया था या आप पहली औरत हो घर में ये सब करने के लिए? मैं पहली औरत हूँ। पहली औरत हो। तो ये आप मतलब एक छोटे से टाउन से आती हैं, आप एक मुसलमान समुदाय की औरत हैं। समाज में रिपोर्टर बनना औरतों के लिए वैसे ही एक बड़ी बात है और आप जिस घर से निकल के, जिस जगह से निकल के, जिन स्थितियों से निकल के रिपोर्टर बनी थी, उस वक़्त लोगों का रिएक्शन आपके आस-पास कैसा रहा? आपको कैसा लगता था कि वो मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं या मेरे बारे में ये ढंग से मुझे देख नहीं रहे हैं या बोल रहे हैं कि 2 रुपए में बेच रही है, कैसे कपड़े पहन के बेच रही है। तो उस वक़्त आपको कैसा लगता था जब आप ये बातें सुनती थी? हुँ। जब शुरू में मैंने पेपर बेचा, उस टाइम लोग की छवि मतलब लोगों की नज़रों में मेरी छवि बहुत खराब थी, कि मैं 2-2 रुपए का पेपर बेचती हूँ और बहुत खराब काम करती हूँ, और ये तो आदमी का मतलब पत्रकारों का काम ही नहीं है पेपर बेचना। अगर मैं पत्रकार हूँ तो पेपर क्यों बेच रही हूँ, और आदमी बेचते हैं पेपर। कोई भी रिपोर्टर पेपर नहीं बेचता है, ये लोग अपना पेपर बेचती हैं। तो वो छवि मतलब बहुत खराब थी। फिर धीमे-धीमे मतलब जब मैं रिपोर्टर के पद पे आई, तब भी हम पेपर बेच अभी मैंने 2015 तक बेचा है पेपर। हुँ, तो तब भी यही था पेपर बेचना, और जो समाज में छवि थी कि
मतलब हमारा ये था जब प्रोडक्शन होता था तो हमें प्रूफ रीडिंग के लिए और चीजों काम के लिए ऑफिस में 2 रात रुकना होता था। तो पूरी रात हम लोग जागते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर पेपर जाता था, छपने जाता था। तो उसमें जब हम 2 रात ऑफिस में रुकते थे, बारी-बारी रुकते थे, कभी एक टीम के कोई लोग रुकेंगे, कभी हम रुकेंगे, कभी वो रुकेंगे। तो हम रात में रुकते थे और सुबह घर जाते थे, तो लोगों की नज़रें मतलब ऐसे देखती थी जैसे हम पता नहीं क्या करके आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। और लोग बहुत से लोग कह भी देते थे कि कोई ये कौन-सा ऑफिस है? पत्रकार के ऑफिस में कोई रात भर थोड़ी रुका जाता है, ये कौन-सा काम है? रात में रुकते हैं वहाँ पे। मेरा फिर बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो कई बार वो मेरे ऑफिस में भी जाके हंगामा मचाए, पीछे-पीछे जाते थे और वहीं देखते थे ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे कि कोई आदमी आते-जाते हैं रात में इसलिए ऑफिस में रुका जाता है। तो बहुत तरह तो की ये बातें सब सुनी। काफ़ी आपने झेला है ये काम करने के लिए। फिर पर्दे को लेके ये होता था कि बगैर नकाब घूमती रहती है, ऐसी घूमती है, सब जगह चली जाती है और शर्म नहीं लगती, बेइज्जती कराती है, हमारे हमारे परिवार की लड़की है और बिना नकाब घूमती है, बिना पर्दे घूमती है। फिर उसके बाद ये हुआ कि लोग कहने लगे, "अच्छा ठीक है, तुम बुर्का नहीं ओढ़ती हो, तुम्हारा पर्दा मतलब नकाब नहीं ओढ़ सकती, तुम्हारा काम ऐसा है, तो चादर ही ओढ़ लिया करो, चादर ओढ़ के ही जाया करो।" तो बहुत सारे लेकिन आपने सवाल किसी की बात नहीं सुनी। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था। मैं सुबह फील्ड निकली, पेपर बेचे, उसके बाद रिपोर्टिंग करी, फिर शाम में घर आई तो 5 बच्चे हैं, तो घर के काम बहुत हुआ करते थे। तो हुँ। तो किसी की अब आप बात अपने जी? किसी की बात पे ध्यान ही नहीं दिया मैंने कभी। तो अपने काम के बारे में बताइए, इतने सालों से जो आप खबर लहरिया से जुड़ी हुई हैं, आप क्या करती हैं? किस तरह की कहानियों पे काम करती हैं? किस तरह की रिपोर्टिंग करती हैं? उसके बारे में कुछ बताइए। पहले मैं जब बांदा में थी तो हर तरह की खबरें की मैंने और जिस तरह की भी खबरें मिलती थी मैं करती थी। अ, फिर मेरा मतलब शुरू से ही मतलब फिर जब धीमे-धीमे थीम बनी खबर लहरिया से जानने को मिला कि महिलाओं के भी बहुत सारे अधिकार हैं, जो महिलाओं को नहीं मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद में उसको अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी समझ के झेलते रहते हैं और जानते हैं कि ये सिर्फ़ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर उसको लादे रहते हैं और करते रहते हैं। तो जब मुझे इतनी थोड़ी-थोड़ी जानकारी हुई तो खबरें करती थी और एक दिमाग में एक वो चलता था कि क्यों महिलाएँ इतना मतलब अ, सब चीज़ झेलती हैं, महिलाओं के लिए क्यों है? तो जब मैं मीटिंगों में जुड़ने लगी ऑफ़िस में बहुत सारी बातें होती थी, जब लोगों की राय विचार जो मीटिंग में अपने आते थे निकल के खबरों के हमें 1 महीना का प्लान देना होता है कि हम 1 महीने में कौन-सी स्टोरी करेंगे। तो फिर जब ये सब में आने लगा तो शायद ऑफ़िस वालों को भी लगा कि मैं शायद महिलाओं की उसमें ज़्यादा रुचि ले रही हूँ, तो उन्होंने फिर और डाकुओं की स्टोरी करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर मैं जब 2014 में चित्रकूट आई तो चित्रकूट में डाकू बहुत हैं, अभी परसों यहाँ पे एक केस हो गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था डाकू की स्टोरी करना। मैं जंगलों में चली जाती थी और फिर जब एसपी को पता चलता था तो कहते थे, "अरे मैडम, आप कहाँ चली गई? हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप जंगल में निकल जाती हो, कम से कम बता दिया करो, थाने में सूचना दे के जाया करो।" तो मैंने कहा, "अब हमें रिपोर्टिंग करनी है तो हम हर टाइम पुलिस तो हमारे साथ नहीं जाएगी ना और हम पुलिस को लेके क्यों जाएँगे? जो हमारा काम है वो हम करेंगे, जो पुलिस का है वो पुलिस करेगी।" तो काफ़ी कई बार अपर साहब एक अशोक जी के अपर एसपी तो वो कई बार जीप भेज दिए कि मैडम आप अकेली चली जाती हो। तो हुँ। और अकेले मत जाया करो, हमें बता दिया करो। तो मुझे लेकिन वो आपको कभी इन सब चीज़ों से डर नहीं लगा ये सब करने में, काम करने में? नहीं डर लगा। तब क्योंकि मैं जंगलों बुंदेलखंड, चित्रकूट, बांदा ये सारे औरतों के लिए काफ़ी मतलब टफ के जगहें हैं। हाँ, बहुत और उसमें लोग आप जैसे बता रही हैं डाकुओं पे स्टोरी करना, तो जब आप डाकुओं से मिलती थी, उनसे बात करती थी, उनका इंटरव्यू लेती थी, तभी आप में कभी वो झिझक नहीं रही? जी, कभी नहीं मिले हैं। हो सकता है हों, जैसे मैं उनके परिवार में गई, उनके परिवार वालों से बात की, उनके घर पे बैठी हूँ, तो हो सकता है वो इधर-उधर छिपे हों या मेरे सामने ही हों, तो मैं उनको पहचानी ना हूँ। लेकिन वैसे मैं जानबूझ के नहीं मिली हूँ कि मैं ये डाकू बैठे हैं या मैं बैठी हूँ। लेकिन हाँ, मैं जंगलों में घूमती थी, तो कोशिश करती थी कि शायद मुझे कोई मिल जाए, मैं उससे उसका इंटरव्यू कर सकूँ और मुझे अरमान है कि एक बार कोई डाकू मिले, मैं उसका इंटरव्यू करूँ। तो एक महिला अभी डाकू हुई थी, एक लड़की है, बहुत कम उम्र की है। साधना पटेल उसका नाम है, तो वो अभी नई-नई सक्रिय हुई थी जंगलों में, काफ़ी उसने हंगामा मचाया। तो पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती डाकू बनाया, वो ऐसी थी नहीं।
तो इस वजह से मैं उसके घर गई, जब घर गई उसका बहुत ही जंगल में सिर्फ एक मकान है और कहीं इधर-उधर कुछ भी नहीं है और पहाड़ के नीचे जंगल में एकदम। तो जब मैं जा रही थी तो लोगों को पता चला अन्य पत्रकारों को कि वहाँ गई हैं, तो सब लोग मतलब हैरान थे कि ये कैसे उसके घर पहुँच गए, उसके घर वालों का इंटरव्यू लेके आ गई हैं। सबको बहुत हैरत हुई कि मैं उसके घर कैसे गई। हुँ। लेकिन ये आप जब रिपोर्टिंग का काम करती हैं, इसमें दिक्कतें भी होती होंगी, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जो ग्राउंड लेवल फील्ड फील्ड रिपोर्टर में बाहर जाने के बाद कैसा होता है वहाँ पे, इन सब एरियाज़ में? औरतों के लिए खास करके? हाँ, औरतों के लिए खास करके एक तो पहले हम जैसे हम जाएँगे, हमारा बैग होगा और फ़ोन है हाथ में अब तो पहले तो लोग गाँव के लोग जो ग्राम हमारा जो लेवल है हम गाँव से ही शुरू करते हैं। तो जब हम गाँव में जाएँगे तो कुछ लोग तो सोचेंगे कुछ बेचने वाली आ गई हैं। कुछ हुँ, कुछ समझेंगे कि स्कूल की टीचर हैं, कोई नर्स समझेगा, कोई एएनएम समझेगा। और जैसे अब कहीं पे कुछ हो गया है घर में, तो अब हम उसके परिवार में जाएँगे तो बहुत से लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत से लोग तो कहते हैं कि अरे जाओ, जाओ तुम लोग तो और आ जाती है, पत्रकारों को बस यही काम है आके और फालतू में कुछ करना-वरना होता नहीं है, ना कुछ देना है, जितने जाने कितने लोग आते हैं यहाँ पे कुछ दे थोड़ी जाते हैं। बस और हमारा पेपर में निकाल के और बदनाम कर दोगी और वो कर दोगी। हम नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है उनसे फिर बात निकलानी, उनसे बुलवाना, उनके बीच में बैठना, तो थोड़ा-सा तालमेल बनाना पड़ता है, अच्छे से बात करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं वो बात निकलती है। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें साधन की, जाना गाँव के अंदर तक, क्योंकि अभी भी मेन रोड तक साधन चलते हैं, अभी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पे साधन नहीं मिलते हैं। तो हमें पैदल जाना होता है। मान लो अगर अर्जेंट का कुछ है और वो बहुत बड़ा मतलब कुछ हो रहा है, कुछ है तो हादसा हो गया कोई, तो हम चाहें कि हम तुरंत पहुँच जाएँ तो फिर हम नहीं पहुँच पाते हैं। हुँ, कि जब हुँ, तक हम पहुँचते हैं, जब तक वहाँ सब खत्म हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। आपका आपके रिलिजन, धर्म इस ये आपके काम करने के बीच में आता है वहाँ पे उन एरियाज़ में? क्या आपको लगता हाँ, है कि अगर आप किसी और समुदाय की होती तो शायद थोड़ी-सी आसानी होती, इतनी दिक्कतें नहीं होती, ऐसा ऐसा कभी होता है? हाँ, क्योंकि जब मैं बांदा में थी तो वहाँ पे बराबर हिंदू-मुसलमान बराबर हैं, तो वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। और जब मैं अब 6 साल हो रहा है मुझे चित्रकूट में, तो चित्रकूट में ये है कि हिंदू बहुमूल क्षेत्र है ये और बहुत ज़्यादा भेदभाव, छुआ-छूत, अगर आप एक-दूसरे को टच भी कर लेंगे तो फिर उनको नहाना पड़ेगा और उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जब मैं बहुत ही जैसे पंडितों का गाँव है, ठाकुरों का गाँव है, वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पहले डायरेक्ट जाति पूछते हैं। किस जाति हुँ, से हो, कौन बहनी हो, तो वो चीज़ें आ जाती हैं कभी-कभी। तो अगर हमें हुँ, रिपोर्टिंग करनी है और खबर करना है तो वो चीज़ ग मैं भी जानती हूँ कि गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए झूठ, लेकिन फिर कहीं-कहीं हमें झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ, हम भी आप ही की बिरादरी के हैं। तो वो चीज़ बतानी झूठ बोल के उनसे काम करना पड़ता है। हुँ। और कहीं फिर भी एक डर बना रहता है अंदर कि अगर इन्होंने कह दिया कि अपना आई कार्ड दिखाओ, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो फिर शायद वो पोल खुल जाएगी, तो बड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन आप अपने काम के बीच में किसी चीज़ को रोकने या मतलब ये नहीं है कि कुछ भी हो, काम हो जाए अंत में। हुँ। तो पत्रकार बनने आपके लिए क्या मायने रखता है? जब मैं शुरू में जुड़ी थी तो मेरे लिए सिर्फ़ पैसा ही था क्योंकि मैं पैसे के लिए जुड़ी थी काम वो मैं काम करती थी, वो पैसा देते थे और जो भी था मैं पैसे के स्रोत की वज़ह जुड़ी थी। लेकिन अब जब है कि अब मुझे लगता है कि मैं कुछ और कर भी नहीं पाऊँगी। जैसे पहले मैंने इतने सारे काम किए हैं शायद अब नहीं कर पाऊँगी कि जो छवि हमारी पत्रकारिता से बनी है, जहाँ पे बच्चा-बच्चा जान रहा है, जिधर भी निकल जाओ तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो चीज़ और काम में नहीं मिलती है। भले ही पैसा कम है, कुछ भी है, आज पैसे की वजह समस्या मेरे पास कल भी थी और आज भी है और शायद हमेशा बनी रहेगी। पर वो चीज़ और काम में नहीं मिलेगी। भले ही मैं इससे ज़्यादा दुगना पैसा कमाऊँगी, लेकिन जो है अभी भी मतलब अब इतना ज़्यादा मुझे चित्रकूट में लोग जानने लगे हैं, अगर डीएम भी गाड़ी लेके निकलेगा तो वो भी एक बार रोक के बात करेगा, एसपी भी निकलेंगे तो वो भी उनसे भी हाय हेलो होती है, तो वो चीज़ मतलब और काम में नहीं मिलेगी। हुँ, आपको शुरू में हम लगता है आप हुँ। सॉरी हाँ, जब मतलब शुरू में मैं चित्रकूट आई थी और फिर हमारा प्रिंट मीडिया था, तो हमें प्रिंट मीडिया में इतनी ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम गए, लोगों से बात की, लिखा और चले आए। हुँ, लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक हुआ, यूट्यूब चैनल हो गया, तो हमें अब हर अधिकारी जहाँ पे भी अगर जैसे कुछ हो रहा, कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, प्रेस वार्ता हो रही है, तो हमें बाइट लेने के लिए आगे होना पड़ता है।
कैमरा को आगे होंगे तब हम आगे होंगे तभी हम बाइट ले पाएंगे। तो शुरू में यहाँ के पत्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले थे तो हमें आगे नहीं आने देते थे, वो खुद आगे हो जाते थे और हम पीछे रह जाते थे। उस टाइम पे थोड़ा-थोड़ा हमें भी वो चीज़ नहीं थी, शुरू-शुरू में हमने कैमरा लिया था, मतलब फ़ोन से ही काम करते हैं अभी भी, तो वो चीज़ हमें थोड़ा-सा झिझक लगती थी। लेकिन अब जो है करते-करते और मैं सबसे आगे हो जाती हूँ, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले वो थोड़ा-सा पीछे हो जाते हैं, कहते हैं हाँ, मैडम को आगे आने दो और महिलाएँ 50% की हकदार हैं, मतलब जो भी है वो आप रिस्पॉन्स देते हैं और बताते भी हैं, कहीं जाना होता है तो पूछते भी हैं कि आप चलोगी वहाँ पे? और जैसे बहुत अंदर के गाँव हैं, बहुत खतरनाक मतलब खबर लग रही है कि बहुत बड़ी खबर है और अंदर का गाँव है, हमें जाने में दिक्कत होगी, तो पत्रकार हमसे पूछते हैं, कहेंगे मैडम आप मत जाओ, वीडियो हम आपको दे देंगे, आप मत परेशान हो या फिर आओ साथ में चलते हैं। तो मैं उनसे मना कर देती हूँ कि आपके साथ चलते हैं, वो कभी-कभी हो जाता है, साथ चले भी जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम खुद अकेले ही जाएँ क्योंकि चीज़ वो करते हैं जो उनके सवाल होते हैं, वो हमारे अलग होते हैं, उनके सवाल और हमारे मैच नहीं करते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम अलग से ही जाएँ और बहुत ज़्यादा वैसा मुद्दा है तो चले भी जाते हैं साथ में और उनके वीडियो हम नहीं लेते हैं इसलिए कि हम हमें हमारे वीडियो में हमारी खुद की आवाज़ होनी चाहिए, हमारे खुद के सवाल होने चाहिए। हम बहुत कोशिश करते हैं, मैडम आप मत जाइए ना, हम आपको दे देंगे ना, हमने कहा नहीं हमें जाना ही पड़ेगा, हम खुद से जाएँगे। चाहे भले ही 1 दिन लेट हो जाए पर हम दूसरे दिन चले जाएँगे मगर हम खुद से जाएँगे। खुद से जाएँगे। तो नाज़नी आप हमें कुछ बताइए जिन-जिन कहानियों पे आपने काम किया है, उसका इम्पैक्ट जो होता है मतलब जैसे एक मैंने पढ़ा था आपने एक रेप वाली स्टोरी पे काम किया था, कुछ कंस्ट्रक्शन रोड पर जो होते हैं उन पे काम किया था। उनका कुछ एग्ज़ाम्पल दीजिए जैसे आप जो काम कर रही हैं ग्राउंड लेवल पर और मतलब शुरू से लेके आखिर तक कैसे आपका एक रिपोर्टिंग का डे जाता है उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जो मैंने रेप वाली की थी वो बताऊँ? हाँ, प्लीज़ बताइए। एक 12 साल की बच्ची का रेप हुआ था। श्रीदेवी नाम था उसका, उसके माँ-बाप बहुत गरीब थे और मतलब उसके घर में जो उसकी माँ थी वो दूसरों के यहाँ झाड़ू-पोछा करती थी और बाप शादियों में वो बर्तन-वर्तन धोने का काम करता था। बाप कहीं गया हुआ था शादी के काम से और माँ घर पे थी और जो हिंदू समुदाय में जो खिचड़ी का त्योहार होता है, ये हमारे यहाँ चित्रकूट बुंदेलखंड में बहुत धूम से मनाते हैं उसको। तो हुँ, वो खिचड़ी का दिन था और वो गरीब परिवार थे तो शायद उनके यहाँ वो त्योहार नहीं मनाया गया था। तो छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ी आस होती है, वो फिर मकान मालिक के यहाँ गई रात में जो भी हुआ हो। माँ उसकी आई शाम में और बोली कि किसी ने फिर बुला लिया उसको काम के लिए दोबारा से। वो बोली कि मैं भी आती हूँ काम करके और तुम लोग बैठो, जनवरी का महीना होता है तो आग-वाग जला के वो बच्चों को बैठा के चली गई। उसकी 4 बेटी और 1 बेटा थे, छोटे-छोटे थे। तो वो जब वहाँ पे आग जला के चली गई तो बच्ची ने कहा मैं मकान मालिक के यहाँ टीवी देखने जाऊँगी। तो माँ ने मना कर दिया कि टीवी नहीं देखने जाना है, सब भाई-बहन बैठे हैं, तुम ही बैठो। क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, 12 साल की थी, लेकिन अपने भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। तो उसको एक ज़िम्मेदारी दे कर के वो चली गई। लेकिन बच्चा थी उसके मन में आया कि मुझे टीवी देखना है या फिर जो त्योहार में कुछ खाने-पीने का यहाँ पे बनता है, मंगौड़ी, दही बड़ा वगैरह, तो उसको खाने का मन हुआ हो, जो भी था। तो मकान मालिक वो गई है उनके यहाँ टीवी देखने, तो मकान मालिक ने उसको खिलाने के बहाने से अंदर बुला करके और उसके साथ रेप किया। फिर रात में जब उसकी माँ बहुत ढूँढती रही, नहीं मिली तो उसने रात में मौका पाके उसके साथ ढूँढवाता रहा माँ के साथ। फिर किसी टाइम वो माँ अंदर बैठ गई होगी, जो भी हुआ हो, तो बोरी में बाँध के उसको मार करके एक मंदिर के पास डाल आया था। हुँ। केस बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो गया था। लोग परेशान थे और मतलब पुलिस भी नहीं कुछ कर पा रही थी। बहुत दिन हो गए लगे हुए। मैंने उस खबर को 2-3 बार निकाला जबकि ये हमारे यहाँ एक खबर को बार-बार नहीं निकालते हैं। लेकिन मैं उसमें कहीं लगी रही उस लगातार और जब मुझे मतलब वो सीन याद आता था कि मेरे भी छोटी-छोटी 2 बच्चियाँ हैं, मैं भी घर में छोड़ के जाती हूँ। दिन भर नहीं रहती हूँ, बाहर भी चली जाती हूँ और अक्सर रात हो जाती है मुझे आने में। तो मेरे दिमाग में बस एक वो बन गया था, डर बैठ गया था या जो भी हो। तो मैं रिपोर्टर से हट के कुछ अलग से ऐसा लग रहा था कि मैं कर रही थी उस टाइम पे। कि लोग मतलब सब लोग ने साथ छोड़ दिया। फिर एक वनांगना संस्था है जो महिला हिंसा पे काम करती है, तो उसने भी उस केस में हाथ डाला, चाइल्ड लाइन ने हाथ डाला, कुछ नेताओं ने हाथ डाला, लेकिन धीरे-धीरे सब पीछे हट गए। लोगों ने उस महिला पे ही आरोप लगा दिया बच्ची की माँ पे कि उसने जो लोग वो है शुरू में ये हुआ कि वो केस ओपन ही नहीं हो रहा था पहले तो, कि किसने रेप किया। पुलिस ने उस लड़के को उठाया मकान मालिक के, लेकिन फिर उसको छोड़ दिया।
और मुझे थोड़ा-थोड़ा शक हुआ कि हो सकता है जब उसने माँ ने बताया कि टीवी देखने के लिए बोल रही थी जाने के लिए, 9 बज रहा था रात का, तो मेरे दिमाग में यही सीधे डायरेक्ट बैठा कि हो ना हो मकान मालिक का ही हाथ है, और क्योंकि जब वो टीवी देखने को बोली तो वहीं गई होगी और कहीं नहीं गई। तो और वो बोल रही थी कहीं जाते भी नहीं थे बच्चे उसके अलावा। लेकिन मकान मालिक का दबाव उसके यहाँ उसपे ऊपर रहा, और पुलिस ने भी उल्टा उस महिला को ही मतलब आरोपी बना के और सब दफा-दफा कर दिया मामला। वो फाइल एकदम बंद हो गई। पुलिस भी कोई काम नहीं कर रही थी। फिर धीमे-धीमे संस्थाओं ने हाथ डाला, सब तरफ से लोग आए। फिर वनाग्न संस्था और हम लोग बैठ के कुछ अलग-अलग स्तर के लोग, कुछ वकील मिले, कुछ और लोग मिले, सामाजिक लोग। हमने एक हुँ। ग्रुप बनाया, साझी आवाज़ करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और एक वो बनाया कि हम इसमें सब मिल के अपनी-अपनी साझी आवाज़ के साथ ऐसे मुद्दे को उठाएँगे और इस महिला को न्याय दिलाएँगे। तो हम लोग लगातार लगे रहे, जो भी काम पड़ता था, लोग मतलब लगे तो, लेकिन उस महिला के घर तक कोई नहीं जाता था डर की वजह से कि कहीं ऐसा ना कि हमारा नाम आ जाए और हमें खतरा हो जाए। लेकिन जब भी उसको कचहरी लाना होता था या हम एसपी के पास उसको लेके जाते थे, तो मैं ही उसके घर जाती थी उसको लेने के लिए, फिर उसको उसके घर छोड़ने जाती थी। लोग मुझे ही फ़ोन करके कहते थे कि आज वहाँ चलना है, तो आज उस महिला को बुला लो। तो उसके पास बेचारे के पास किराया भी नहीं होता था, क्योंकि अब जब लड़की की उसमें भाग-दौड़ कर रही थी, जो काम भी था तो वो भी छोड़ के बैठे थे माँ-बाप दोनों। तो हुँ। फिर मैं ही अपने पास से उसको लेने जाती थी और उसको छोड़ने जाती थी, हर जगह जहाँ भी लेके जाना है जाती थी। तो ऑफिस में भी ये हुआ कि तुम क्यों इतना घुस रही हो इस केस में? तुम्हारा काम रिपोर्टिंग का है और तुम्हारा काम खत्म है, तुम खबर निकाल सकती हो, इतना ज़्यादा क्यों घुसती हो? लेकिन फिर मेरा मन नहीं मानता था, मैंने कहा ठीक है, रिपोर्टिंग का काम है, मैं जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ, अगर मैं अपने काम के बीच से थोड़ा-सा टाइम उधर लगा दे रही हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं अपना कुछ और भी तो कर सकती हूँ, किसी की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। फिर तो मैं उस अंत में लगी इस रही। केस का क्या हुआ? अंत में ये हुआ, सबने साथ छोड़ दिया, सबने उस महिला पे आरोप लगा दिया कि इसने मकान मालिक से 50, जब केस ओपन हुआ तो ये हुआ कि मकान मालिक से इसने 50,000 रुपए ले लिए हैं, और सबने ही इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं लगातार लगी रही, फिर धीमे-धीमे केस ओपन हुआ, उस लड़के को जेल हुई, और मकान मालिक का ही लड़का निकला, उसे जेल हुई, वो जेल गया, और उस महिला को फिर 10.5 लाख रुपए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मिला था। तो हुँ, हुँ। मतलब फिर तो मुझे ये बहुत। काफ़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट स्टोरी रही थी तुम्हारे रिपोर्टिंग के लिए। बहुत मतलब एक वो भी था, चुनौती भरा भी था, क्योंकि पुलिस वाले भी मुझे कहने लगे थे, मैडम आप क्यों बार-बार परेशान हो रही हो, आप क्यों आती हो? और ये केस दब वो खत्म हो गया है, कोई आरोपी नहीं मिला, और हमने बहुत से पागल लोगों को पकड़ा जो वहाँ पे आस-पास पागल थी, क्योंकि उस लड़की की स्थिति ऐसी थी कि किसी जानवर जैसा उसके साथ किया था। तमाम दाँत के निशान अजीब से, तो पुलिस वाले मतलब एक बहकाने के लिए, केस को रफा-दफा करने के लिए बोले, किसी पागल-वागल जैसे का लग रहा है ये, और हमने बहुत से लोगों को पकड़ा जिस पे शक था, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और माँ कुछ बता ही नहीं रही है। तो माँ के ऊपर डर था क्योंकि उसी मकान में फिर भी वो रह रही थी। फिर हमने उसको एक जगह, दूसरी जगह कमरा दिलाया, चाइल्ड लाइन के एक थे अभिमन्यु जी, तो उनकी काफ़ी जगह पड़ी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ पे रखवा दो, यहाँ पे रहती रहेगी, फिर हम केस को अच्छे से लड़ पाएँगे। तो हमने उसका वहाँ से रूम चेंज कराया, फिर उसके बाद वो खुल के बोली, और मकान मालिक पे शक उसने फिर ज़ाहिर किया, जब तक वो नहीं डर की वज़ह से बोल रही थी। फिर मकान मालिक के लड़के पे दोबारा से पुलिस ने उसको उठाया, फिर दोबारा से उस पे कार्रवाई की, जो भी किया आपने अपने हिसाब से, फिर उसने कबूलाया, उसने फिर बताया सारी बात। तो हुँ। मतलब एक मेरे लिए चुनौती भी थी कि मैं उसके घर बार-बार जाती थी, लोगों की नज़रों में आ गई थी, और फिर जो मेरा अपना नज़रिया था, मेरा डर था, मेरे बच्चे मेरे घर में अकेली रहती हैं, तो वो सब चीज़ें मैं तो ये जो सोच। पीछे बैठे हुए हैं वो आपकी बेटियाँ हैं? एक बेटे है, एक इधर है। नमस्ते। हाय, नमस्ते। हाय, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है तुम लोगों का? शोज़ी, खुशी मेरा नाम है। हाय, नाइस टू मीट यू। तुम लोग दोनों से बहुत अच्छा लगा मिलके। तो तुम लोग अपनी मम्मी की जो बातें सुन रही हो, तुम लोग भी बड़ी हो के रिपोर्टर बनोगी अपनी मम्मी जैसी? जी, कुछ अच्छा करना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी के जैसे। हाँ, तो तुम लोग ऐसा को कुछ कैसा लगता है अपनी मम्मी को काम करते हुए देखते हुए? बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी ऐसी मम्मी है। हम्म। बहुत। और अभी तुम कर क्या रही हो? अभी किस क्लास में पढ़ रही हो? मैं इस साल 8th में हूँ। अभी 8th में हो। और जो दूसरी वाली वो कैमरे से भी हट गई, वो कहाँ गई? 9th में। वो 9th में है।
तो तुम लोग भी बड़े होके यही बनोगे या कुछ और करोगे? हाँ यही बनेंगे, अभी तो ज्यादा सोचा नहीं है, मगर मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, किसी की हेल्प जैसे कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो तुमको लगता है तुम्हारे बाद, तुमको देखने के बाद, जो तुम्हारे जैसे कम्युनिटी समुदाय के लोग हैं, वो अपनी बच्चियों को रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में, हर काम करने के लिए भेजेंगे क्या? मतलब तुम्हारे वजह से ये फर्क आया है तुम्हारे जहाँ जिन जिन जगहों से तुम आई हो, जहाँ जहाँ रहती हो वहां पे? हाँ जी सर, मैं कहीं जाती हूँ तो लोग बताते हैं मेरे बारे में कि मतलब मुझे पता भी नहीं होता कि वो मुझे जानते हैं या मैं उनको जानती हूँ। और मैं जब अक्सर कहीं जाती हूँ, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम लड़कियां आज भी मतलब बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, शर्माती हैं, या मतलब थोड़ी सी जगह भी अगर उनका कहीं सेंटर पड़ा है किसी काम को लेके या कोई ट्रेनिंग चल रही है, तो वहां भी जाने में डरती हैं। तो जो स्कूल के उनके टीचर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, तो वो फिर मेरी मिसाल देते हैं उनसे, वो भी तो मुस्लिम है और महिला है, देखो हर जगह चली जाती हैं वो, और फिर वो मेरे वीडियो दिखाते हैं अलग अलग जगह की, जैसे मैं रिपोर्टिंग करने जाती हूँ तो जो मेरी खबरें अलग जिलों की होती हैं वो उनको दिखाते हैं, तो फिर वो शायद तैयार हो जाती हैं और उनको भी अच्छा लगता है। तो कई जगह मैं जब जाती हूँ तो बताते हैं, अच्छा आप नाज़नी हो, हमें वो सर बता रहे थे आपके बारे में, तो मुझे भी अच्छा लगता है उस टाइम पे। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, तुमने इतने सालों इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें की हैं अपने पूरी जिंदगी में। तुमने अपने से अपनी पूरी जिंदगी को शुरू 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 किया फिर से 2007-8 में। अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इतना ज्यादा काम करने के बाद अब तुम्हें, जब तुम अब जैसे कल तुमको बाहर जाना है काम करने के लिए, तो तुम अब कैसा फील करती हो ये सोच के कि अब यही मेरी लाइफ है, यही मुझे करना है? हाँ, जैसे अब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफिस वाले मुझे सबसे ज्यादा अलग समझते हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि मैं मतलब इतनी कम पढ़ी हुई हूँ और मुझसे ज्यादा पढ़ी हुई है, मेरे ऑफिस में अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैं बीए करे हुई लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और लेकिन कुछ सोच के कुछ समझ के ही मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, बड़ी बड़ी खबरों के लिए कहा जाता है। और उनको कभी भी अगर तुरंत वाली चीज उनको चाहिए कि ये बाइट अभी आनी है, तो वो अन्य रिपोर्टरों को सबको छोड़ के वो मेरे पास ही लोग फोन करते हैं, हमारे प्रोड्यूसर जो होंगे तो वो मुझे ही फोन करेंगे कि तुमसे ये चीज मिल सकती है और किसी से हमें उम्मीद नहीं है इतनी जल्दी ज्यादा। तो होता है, कभी कभी मुश्किल भी होता है, कभी कभी उलझन भी होती है कि इतने सारे काम है, ऊपर से सारी जिम्मेदारी मुझे ही दे दी जाती है, सब कुछ मुझे कह दिया जाता है, लेकिन फिर अच्छा भी लगता है कि कुछ सोच के ही तो वो जिम्मेदारी मुझे दे रही है, मुझे इस लायक समझ रही है, उनको लगता है कि मैं वो चीज दे पाऊंगी उनको। ठीक है नाज़नी, अब टाइम हमें यहाँ पे अलर्ट मिल रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, हमसे बात की और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर किया। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हम ये फाइनली कर पाए, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ इस इंटरव्यू का। तो बहुत बहुत शुक्रिया सानिया फारूकी शो में आने के लिए। और जो लोग अभी इस शो को देखने के लिए आए हैं, आई होप कि आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करेंगे, फेसबुक पे फॉलो करेंगे और यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे इस इंटरव्यू को पूरा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।